गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। यह बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट की क्लास है। हम लोग पेपर फर्स्ट के अंतर्गत इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, और हम लोग ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। और आज जो हमारा व्याख्यान का विषय है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से संबंधित है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से संबंधित जिन बातों की चर्चा हम आज इस व्याख्यान में आपके साथ करेंगे वे हैं मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति। दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है? और तीसरी बात है, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है और उसके निर्धारक तत्व क्या हैं। तो आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहले प्रारंभ करते हैं हम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री पद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल में या अपने सहयोगियों के बीच प्रधानमंत्री को क्या स्थिति प्राप्त होती है। कि सामान्यतया यह प्रश्न किया जाता है कि मंत्रिमंडल में या अपने सहयोगियों के बीच में प्रधानमंत्री को क्या स्थिति प्राप्त होती है। तो इस संबंध में कई विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रधान या समकक्षों में प्रथम प्राइमस इंटर पेयर्स अर्थात समान पद वाले सहयोगियों में प्रमुख कहा है। तो पहली बात जो लॉर्ड मॉर्ले ने कही है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वह समकक्षों में प्रथम या प्रधान है, अर्थात समान पद वाले सहयोगियों में प्रमुख कहा है लॉर्ड मॉर्ले ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मॉर्ले के वाक्यांश समकक्षों में प्रथम को वर्तमान में उपयुक्त नहीं समझा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम नहीं वरन मंत्रिमंडल का अधिपति ही कहा जाना चाहिए। जो लॉर्ड मॉर्ले की बात है उसको यहाँ पर जो समकक्षों में प्रथम वाक्यांश जो प्रयोग किया है उसको पर्याप्त नहीं माना गया है, उसे उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उसकी वजह से उसे समकक्षों में प्रथम के स्थान पर मंत्रिमंडल का अधिपति या मंत्रिमंडल का स्वामी कहा जाना अधिक उपयुक्त है। रैमजे म्योर इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रमपूर्ण है या भ्रामक है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अधिपति होता है, उसे जीवन देता है और उसका संहार करता है। वह बहुमत दल का नेतृत्व करता है, उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है और लोक सदन का नेतृत्व करता है। इन सब कारणों से जो उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो रैमजे म्योर उसको मंत्रिमंडल का अधिपति कहा जाना पसंद करते हैं, उपयुक्त मानते हैं। मॉर्ले के विवरण को उपयुक्त न मानकर सर विलियम हारकोर्ट ने लैटिन वाक्यांश में प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है। तो सर विलियम हारकोर्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए क्या वाक्यांश का प्रयोग करते हैं? नक्षत्रों के बीच चंद्रमा। लेकिन डॉक्टर जेनिंग्स इस वाक्यांश को भी पर्याप्त प्रभावपूर्ण नहीं मानते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री केवल सामान्य श्रेणी वालों में प्रथम ही नहीं है और न केवल हारकोर्ट के शब्दों में सितारों या नक्षत्रों के बीच चंद्रमा ही है, वह सूर्य के सदृश्य है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। तो जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को किसके समान माना है? सूर्य के समान, जिसके चारों ओर, जिस प्रकार हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं उसी प्रकार प्रधानमंत्री की स्थिति सूर्य के समान है और जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र यानी अन्य मंत्री घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के समान उसको उपमा दी है डॉक्टर जेनिंग्स ने। जो सर एंथनी ईडन, लॉर्ड बटलर, सर एलेक डगलस होम और हेरल्ड विल्सन आदि के द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों से निवृत्त होने के बाद
जो संस्मरण लिखे गए उन सभी में इस बात पर बल दिया गया है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था और राजनीति में मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के समान सत्ता रखने वाला या उसे चुनौती देने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता और समय के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। जो ये लोग थे, सर एंथनी ईडन, लॉर्ड बटलर, सर एलेक डगलस होम और हैरोल्ड विल्सन, जब ये लोग अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों से सेवानिवृत्त हुए और इन्होंने जो अपने संस्मरण लिखे, तो उन सभी में इस बात पर बल दिया गया कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था और राजनीति में मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के समान सत्ता रखने वाला या उसे चुनौती देने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता और समय के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में ब्रिटिश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर नहीं वरन उसके नेता के व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं। इस बात की चर्चा हमने की थी जब प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के संबंध में जो व्याख्यान था उसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई थी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर, या जो सामान्य निर्वाचन होता है वह राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर नहीं होता वरन उस दल के नेता के व्यक्तित्व के आधार पर लड़ा जाता है और यह बात उसे पूरे राष्ट्र का नायक या नेता बना देती है। सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया है क्योंकि वह सामान्य निर्वाचन जो है प्रधानमंत्री के पद का जो दावेदार होता है उसी के व्यक्तित्व, उसी के नाम से लड़ा जाता है। तो हम इसे एक प्रकार से प्रधानमंत्री का निर्वाचन ही कह सकते हैं, सामान्य निर्वाचन को। और इससे प्रधानमंत्री को अपने साथियों पर छा जाने का अवसर मिलता है। जब निर्वाचन प्रधानमंत्री के नाम से लड़ा जा रहा है तो स्वतः ही वह अपने साथियों पर यानी अन्य जो सहयोगी होते हैं मंत्रिमंडल के, उन पर वह छा जाता है, उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। ब्रिटेन में सामान्यतया द्विदलीय पद्धति कार्य करती है। जैसा आप लोग जानते हैं, अनुदार दल और श्रमिक दल, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, वहां प्रमुख दो राजनीतिक दल हैं। तो वहां द्विदलीय पद्धति कार्य करती है और इस द्विदलीय पद्धति में एक दलीय मंत्रिमंडल का गठन होता है। जब भी सरकार बनती है तो उसके अंतर्गत एक दलीय सरकार, एक दलीय मंत्रिमंडल का गठन वहां होता है। दूसरे शब्दों में एक दलीय सरकार होती है और एक दलीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत होती है, ठीक है। लेकिन जब किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तथा राजनीतिक समझौते के रूप में एक गठबंधन सरकार का गठन होता है, तब प्रधानमंत्री की शक्तियां राजनीतिक परिस्थितियों से सीमित, नियंत्रित हो जाती हैं तथा मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति पर भी स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रिटेन में किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और एक दलीय सरकार का गठन होता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत प्रभावपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि लोक सदन में किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, इस स्थिति में यदि वहां पर गठबंधन सरकार का निर्माण होता है तो प्रधानमंत्री की शक्तियों पर थोड़ा नियंत्रण लग जाता है, उसकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। तो यह निर्भर करता है उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति कैसी रहेगी। अब हम अगली बात पर चर्चा करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। जब प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं तो कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है, अर्थात अधिनायक या तानाशाह के समान है। तो हम यहां चर्चा करते हैं कि क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक है या नहीं है। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उसके अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। प्रधानमंत्री को जो व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो उसको देखते हुए यह प्रश्न किया जाता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। रैमजे म्योर के द्वारा प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है। लेकिन
प्रधानमंत्री की अधिनायक के रूप में कल्पना करना वस्तुतः निराधार है। अगर इस कथन का हम विश्लेषण करें तो क्या बात निकल कर आती है कि अगर हम प्रधानमंत्री को अधिनायक के रूप में माने तो यह कल्पना करना निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री के अलावा जो उसके कैबिनेट के सहयोगी होते हैं उनमें से कुछ लोगों को ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। और यद्यपि अधिकांश बातों के संबंध में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात स्वीकार कर लेता है, अधिकांश बातों में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात को मान लेता है, लेकिन कुछ बातों के संबंध में उसे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की बात स्वीकार करनी पड़ सकती है। तो पहली बात, जो उसको अधिनायक के रूप में कल्पना की गई है, उसके विरुद्ध ये बात कही जाती है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री की बात को ही सुना जाए। कई बार कुछ उसके सहयोगी इतने ताकतवर होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी बात भी प्रधानमंत्री को सुननी पड़ती है और माननी पड़ती है। यह बात आंतरिक प्रशासन और परराष्ट्र संबंधों यानी आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन दोनों के संबंध में सत्य है। तो पहली बात जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर एक नियंत्रण लगाती है या उसे नियंत्रित करती है या उसकी शक्तियों के ऊपर एक प्रतिबंध लगाती है, वह क्या है कि उसे कई बार मंत्रिमंडल की बात भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करे। ठीक है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पर संसद के अंदर और बाहर अपने राजनीतिक दल, लोक सदन, लोक सेवाएं, दबाव गुट और प्रेस आदि साधनों का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री निरंकुश होता है जिसके आधार पर उसे हम अधिनायक कहें, नहीं। उसके संसद के अंदर और बाहर एक तो अपना राजनीतिक दल, लोक सदन, लोक सेवाएं, दबाव गुट और प्रेस, मीडिया आदि साधनों का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। और प्रधानमंत्री द्वारा यदि अत्यधिक मनमानी की जाती है तो उसे पदच्युत भी या उसके पद से हटाया भी जा सकता है। डॉक्टर फाइनर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री सीजर नहीं होता, वह ऐसी दैवी शक्ति नहीं है जिसे चुनौती न दी जा सके। उसके विचार भी अनुलंघनीय नहीं है। उसकी सत्ता का एकमात्र आधार यह है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। किसी भी समय उसका प्रतिद्वंदी उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की प्रभावपूर्ण स्थिति का आधार क्या है? जैसा कि डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा करता है। ठीक है, यही उसकी, अगर वो राष्ट्र की सेवा तत्परता के साथ करता है तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। अन्यथा अगर राष्ट्र की सेवा नहीं करता है, अगर मनमानी करता है, तो उसका प्रतिद्वंदी उसका स्थान ग्रहण कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट बात क्या है? प्रधानमंत्री चुनाव के आधार पर एक निश्चित समय के लिए ही सत्ता प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री जो है निर्वाचन के आधार पर एक निश्चित समय के लिए ही सत्ता प्राप्त करता है, और यदि वह अपने कार्यकाल में अनुचित कार्य करता है अथवा अपने प्रति जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो निर्वाचक अगले चुनाव में उसे सत्ताहीन कर सकते हैं। तो एक प्रतिबंध क्या हो गया उसकी शक्तियों पर कि एक तो वह निश्चित समय के लिए ही प्रधानमंत्री बनता है, और इस कार्यकाल में भी अगर वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, जो वादे उस राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के समय किए गए थे, उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले निर्वाचन में, अगले निर्वाचन में मतदाता उसको पद से हटा सकते हैं, अर्थात उसके विरुद्ध मतदान कर सकते हैं, सत्ताहीन कर सकते हैं। उसके कार्य अधिक अनुचित होने पर उसे चुनाव के पूर्व भी लोक सदन या उसके दल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही उसे पद से हटाया जाए या कोई निश्चित समय जो होता है प्रधानमंत्री का उसे हटाया जाए। कई बार यदि वह अनुचित कार्य करता है तो उसे वह निर्धारित कार्यकाल के पूर्व भी, चुनाव के पूर्व भी लोक सदन या उसके दल, जिस पार्टी का वह प्रधानमंत्री होता है, उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो एक प्रतिबंध यह हो गया। तो ये सारी बातें यह सिद्ध कर रही हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं होता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि संसद के अंदर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में उसकी आलोचनाएं होती रहती हैं। लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, तो संसद के अंदर भी और बाहर भी जो प्रधानमंत्री होता है उसके कार्यों की आलोचनाएं होती रहती हैं।
एक अधिनायक के समान वह आलोचकों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता। यदि वह एक अधिनायक होता तो अपने आलोचकों को वह नष्ट करता, लेकिन एक प्रजातांत्रिक नेता होता है तो वह सहनशीलता का परिचय देते हुए वह आलोचकों की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यह बात सिद्ध हो गई कि वह अधिनायक नहीं है, एक प्रजातांत्रिक नेता है, और जो जनता उसकी आलोचनाएं करती हैं, जो शंका उसके विरुद्ध पैदा होती हैं, वह उनका सहनशीलता का परिचय देते हुए समाधान करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी शक्तियां मौलिक नहीं होती। ये लोक सदन में उसके दल के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर निर्भर करती हैं। जो प्रधानमंत्री को शक्तियां प्राप्त हैं वे मौलिक नहीं हैं, और ये शक्तियां किस पर निर्भर करती हैं? लोक सदन में उसके दल के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर, और दोनों में से एक भी स्थिति के समाप्त हो जाने पर वह कुछ भी नहीं रहता है। उसकी सारी शक्तियां का प्रभाव जो होता है वह नहीं रहता है। अगर लोक सदन में उसके दल के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर कोई भी एक स्थिति समाप्त हो जाती है तो उसकी शक्तियां ना के बराबर रह जाती हैं। इन्हीं बातों के आधार पर कार्टर और अन्य लेखकों का मत है कि प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं हो सकता। कार्टर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ अवसरों पर अपनी शक्तियों का भले ही मनमाने रूप में प्रयोग करे, लेकिन वह जनता का सेवक है और जनता को उसकी आलोचना करने तथा उसे पदच्युत करने का अधिकार है। उसकी यह स्थिति किसी भी रूप में अधिनायक के अनुरूप नहीं कही जा सकती। तो ठीक है बच्चों, अगर यह प्रश्न उपस्थित हो कभी आपके सामने या आपकी परीक्षा में पूछा जाए या सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए कि क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक होता है, तो आपको इस बात को समझाने के लिए जो तर्क अभी हम लोगों ने पढ़े हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी बातें उसे अधिनायक बनने से रोकती हैं, उनकी चर्चा अभी हमने की है। अब हम आगे चर्चा करते हैं और कुछ बातें और हैं इसी में हम देख लेते हैं। 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन ने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक की स्थिति से बहुत अधिक दूर है और उसे कैबिनेट में अपने सहयोगियों, अपने राजनीतिक दल और लोक सदन आदि में स्थिति को ध्यान में रखकर ही आचरण करना होता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमंत्री अपने संसदीय दल को साथ लेकर नहीं चल पाता तो संसदीय दल अपने नेतृत्व में परिवर्तन कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रधानमंत्री जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाता तो जनता आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल को ही अस्वीकार कर देती है। ब्रिटेन में स्वस्थ दलीय व्यवस्था है, जन जागरूकता है, लोकतांत्रिक राजनीति से जुड़ी स्वस्थ परंपराएं हैं, और इन सब बातों के कारण प्रधानमंत्री के तानाशाह या अधिनायक बन जाने की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक या तानाशाह नहीं हो सकता। हम आगे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और उसके निर्धारक तत्व क्या है। अभी हम इस बात को देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं होता, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और उस स्थिति के निर्धारक तत्व क्या है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस बात को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और आप लोग समझ चुके होंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य करे, कुछ अवसर ऐसे हो सकते हैं जिनमें प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य कर सकता है, किंतु वह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं हो सकता। व्यवहार में देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कभी यह निर्बल ही दिखाई देता है। यह निर्भर करता है उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर, लोक सदन में उस दल की स्थिति पर। तो कई बार हमने चर्चा की है कि जब एक दलीय सरकार का निर्माण होता है तो प्रधानमंत्री बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन जब कभी गठबंधन सरकार का ब्रिटेन में निर्माण होता है तो उसकी स्थिति अपेक्षाकृत निर्बल दिखाई देती है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, कि कभी तो वह बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, और कभी वह निर्बल दिखाई देता है। तो कौन सी बातें हैं, कौन से तत्व हैं जो इस बात को, प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं। पहला है
प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप में इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि जो प्रधानमंत्री बनता है व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व कैसा है। यह बात प्रधानमंत्री की स्थिति को सबसे प्रमुख रूप में प्रभावित करती है, उसकी स्थिति को। लॉर्ड एस्क्विथ के मतानुसार प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि इस पद का अधिकारी उससे बनाना चाहता है। जेनिंग्स का यह कथन सर्वथा सत्य है कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति वही होती है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और मंत्री उसे बनने देते हैं। कुल मिलाकर बात क्या है कि अगर प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावपूर्ण है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाती है। अगर उसका व्यक्तित्व कमजोर है, उसका व्यक्तित्व, तो उसकी स्थिति एक निर्बल प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देती है। दूसरा है दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप क्या है। इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं, एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार। जब एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री हो तो वह बहुत सर्वोच्चता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति सीमित और नियंत्रित हो जाती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरा है लोक सदन में उसके दल और दल में उसकी स्थिति, कि लोक सदन में जो प्रधानमंत्री का दल है उसकी क्या स्थिति है और प्रधानमंत्री की दल में क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि लास्की ने कहा है, उसकी स्थिति दलीय प्रणाली से बंधी हुई है। ठीक है, एक सामान्य सी बात है। जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है, जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है और वह अपने राजनीतिक दल का नेता की स्थिति दोबारा देखते हैं इसको, जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है और उसे अपने राजनीतिक दल के नेता की स्थिति प्राप्त रहती है, दल के समर्थन से वंचित हो जाने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात जब तक राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है वह तो प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक दल के नेता की स्थिति प्राप्त रहती है और दल के समर्थन से वंचित हो जाने पर उसका समस्त महत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्कालीन परिस्थितियां। प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके कार्यकाल के समय परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। आंतरिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं और बाह्य यानी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हो सकती हैं। सामान्य परिस्थितियां होने पर प्रधानमंत्री को अपने पद की सीमाएं दृष्टि में रखनी ही होती हैं। सामान्य स्थितियां हैं तो प्रधानमंत्री को अपने पद की जो सीमाएं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है, लेकिन कई बार युद्ध, आर्थिक संकट या अन्य प्रकार की कुछ विषम परिस्थितियां हो जाने पर उसे अपने विवेक के आधार पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल के बहुत अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का एक कारण उनके कार्यकाल के समय विद्यमान युद्धकालीन स्थिति रही है। जेनिंग्स के शब्दों में प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसे प्राप्त दल के समर्थन पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व भी हैं, जैसे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति और प्रधानमंत्री को व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं आदि। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले तत्वों को हमने देखा, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप, लोक सदन में उसके दल और दल में उसकी स्थिति, तत्कालीन परिस्थितियां और कुछ अन्य तत्व हैं जैसे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति और प्रधानमंत्री को व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं असफलताएं आदि। तो बच्चों, यह टॉपिक हमारा जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से संबंधित था, जो 3 व्याख्यान हमने तैयार किए थे उसका अंतिम व्याख्यान है और ये समाप्त होता है। और तो आप लोग कुछ प्रश्न आपको अभ्यास के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो ये अध्याय था उससे संबंधित हैं। आप इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए और निरंतर अभ्यास करने से आप अपने विषय पर मजबूत पकड़ बना पाएंगे और परीक्षा के दिनों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुछ निबंधात्मक प्रश्न हैं, कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल के गठन,
कृत्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो हमने जो टॉपिक जो व्याख्यान आपको हमने दिया था मंत्रिमंडल से संबंधित, उसका आप अध्ययन कीजिए, अपनी पुस्तक में से भी देखिए, और जो कुछ आपको नई चीज दिखाई दे या हमारे व्याख्यान में आपको नहीं समझ आई हो, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं या पुस्तक के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने का आप प्रयास कर सकते हैं। वर्तमान युग में लोक सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखता, वरन मंत्रिमंडल ही लोक सदन पर नियंत्रण रखता है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इस स्थिति के कारणों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अधिकार तथा महत्व के प्रसंग में इस कथन की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्या आप इस विचार का समर्थन कर सकते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक तानाशाह है? यदि हां तो किस सीमा तक? ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों, कृत्यों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से संबंधित हैं। कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हैं, जैसे ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होता है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। मंत्रिमंडल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। सिद्धांत में मंत्रिमंडल और संसद के बीच संबंधों की स्थिति क्या है? व्यवहार की दृष्टि से मंत्रिमंडल और संसद के बीच संबंधों की स्थिति क्या है? आज की परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अधिक महत्ता की स्थिति प्राप्त हो गई है, इसके कारण क्या है? मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? मंत्रिमंडल के निर्माण, कार्य संचालन तथा अंत में प्रधानमंत्री की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेतृत्व करता है, स्पष्ट कीजिए। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए। क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है? प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और प्रधानमंत्री की स्थिति के निर्धारक तत्व बताइए। तो बच्चों, आप लोग जब भी किसी भी टॉपिक का अध्ययन करें तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो आप अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ें, गहराई से पढ़ें, समझें, और उसमें से छोटे बड़े और निबंधात्मक प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न उसमें से निकल सकते हैं, बन सकते हैं या परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको आप निकालिए और उनका उत्तर लिखने का आप प्रयास कीजिए। और इस आदत को अगर आप अपने अध्ययन में शामिल कर लेंगे तो आपको अपने कोर्स को जल्दी आप पूरा कर पाएंगे और समझने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ठीक है बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।